अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। ब्रीफली मैं आपको बता दूं, एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जो कि कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, यानी वो एक मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यूअसली एक मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाते हैं, फिर मैक्सिमम पॉइंट से वो मिनिमम पॉइंट की तरफ आते हैं, फिर मैक्सिमम पॉइंट की तरफ चलते हैं और इन सिग्नल्स की इस तरह से फ्लक्चुएशन होती रहती है। इस तरह के जो सिग्नल होते हैं ये वाले सिग्नल कहलाते हैं एनालॉग सिग्नल। इसमें जैसे बहुत सारे सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर साउंड एक एनालॉग सिग्नल है, टेम्परेचर एक एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि साउंड जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं या कोई भी गाड़ी का हॉर्न है या कोई परिंदा जो है वो चहचहा रहा है, जो नेचुरल साउंड है ना वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ही पैदा होता है। एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस होते हैं। अब इनकी क्वालिटी तो बेहतर होती है लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। एनालॉग सिग्नल को आप ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते और एनालॉग सिग्नल को आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। अगर स्टोर करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं होंगे, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं होगी। इसके लिए हमें एनालॉग सिग्नल्स को बदलना पड़ता है डिजिटल सिग्नल्स में। एनालॉग सिग्नल्स को बदलना पड़ता है डिजिटल सिग्नल्स में। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स क्या है? डिजिटल सिग्नल्स जो है यूं समझ लें कि वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज रखते हैं, यानी इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसी के अंदर अंदर वो मूव करते हैं। और अमूमन डिजिटल सिग्नल्स जो है वो बाइनरी कोड के अंदर मौजूद होते हैं, यानी 0 1 0 या 0 और 1 ये 2 डिजिट्स की सूरत में ही मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी जो वेव अगर हम बनाएं तो इस तरह से बनाते हैं, ये 0 लेवल, फिर इनकी एक ही लेवल मैक्सिमम, यानी 1 लेवल, फिर 0 लेवल, फिर 1 लेवल, फिर 0 लेवल। अच्छा, ये एनालॉग सिग्नल और ये जो डिजिटल सिग्नल्स है ना वो एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं या एक दूसरे से हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाली कहानी जो है ना अभी इस लेसन में हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखें कि आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कैसे बदला जाता है, या फिर ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कैसे बदल दिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो कंसर्न्ड है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का तरीकेकार, यानी जिसको हम एडी कन्वर्जन भी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होना। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल्स यानी डिजिटल सिग्नल्स में। इस फिगर के अंदर देखें तो ये आपको एक एनालॉग सिग्नल दिखाया गया है। आप इस वेव को देखें तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस चलती चली जा रही है। इसकी कुछ मिनिमम पोजीशंस है जिनको हम मिनिमा कहेंगे, कुछ मैक्सिमम पोजीशंस है और ये इन्हीं के दरमियान फ्लक्चुएट करती हुई जा रही है। अच्छा, फिर ये जो एनालॉग सिग्नल है ना ये सबसे पहले एक कोड में कन्वर्ट होता है जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। अब ये बाइनरी कोड कैसे बनाया जाता है या ये बाइनरी कोड कैसे बनेगा, ये जैसे हम आगे चलेंगे तो ये पॉइंट भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक नए किस्म का बना रहा है। हाँ, ये एक नए किस्म का सिग्नल बना रहा है जिसमें देखें ये 0 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ये फिर 0 वैल्यू है, फिर ये 1 वैल्यू है,
फिर ये 0 वैल्यू है और ये 1 वैल्यू है। इस तरह से देखें तो ये सिर्फ 0 और 1 की वैल्यूज के अंदर ही मूव करता है। अब देखें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें से जो पहला स्टेप है ना, वो वाला स्टेप कहलाता है सैंपलिंग। अब ये सैंपलिंग क्या है आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप है क्वांटिजेशन, और तीसरा स्टेप होता है इनकोडिंग। देखें यहां पर ये इस फिगर के अंदर जस्ट मैंने एक एनालॉग सिग्नल ये ब्लू कलर में दिखाया आपको, और ये रेड कलर में यही कन्वर्ट होते हुए दिखाया है कि ये जो है आपके पास डिजिटल सिग्नल बन गया। अब ये कैसे, ये सैंपलिंग क्या है, ये स्टेप्स क्या है, वन बाय वन इनकी डिटेल में जाते हैं। अच्छा जी, पहले समझें कि सैंपलिंग है क्या। डेफिनेशन देखें पहले, फिर हम इसकी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच को समझेंगे। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑफ एन एनालॉग सिग्नल एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा, जो भी होगा, लेट अस सपोज हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो साउंड है। सबसे पहले इस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर वोल्टेज भी होगी। अब जाहिर है साउंड एक वेव है और ये एक ऑसिलेटिंग वेव है। ऑसिलेटिंग वेव का मतलब है ये वेव कंटिन्यूअस चलती चली जाती है, लेकिन साथ साथ उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। इस तरह से कभी एम्पलीट्यूड कम होता है, कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, कभी एम्पलीट्यूड कम होता है, कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अच्छा, अब इसी साउंड वेव से हमने पैदा किया है किसको? हमने पैदा किया है इलेक्ट्रिक करंट को। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जाहिर है इसके अंदर वोल्टेज होगी। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वोल्टेज होगी। अब ये जो वोल्टेज है, जो इस साउंड यानी एनालॉग सिग्नल की वजह से जो करंट पैदा हुआ है, उसकी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की सूरत में। यानी जहां पर वोल्टेज हाई है वहां पर ऐसे अज्यूम कर लें कि एम्पलीट्यूड हाई है, जहां पर वोल्टेज लो है समझ लें एम्पलीट्यूड लो है। यानी जैसे जैसे साउंड वेरी करेगा ना, जैसे जैसे साउंड के अंदर वेरिएशन आएगी उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये जो करंट बनेगा उसकी जो वोल्टेज होगी वो भी कम ज्यादा होती चली जाएगी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड एनालॉग सिग्नल है, उसको करंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। करंट के अंदर जाहिर है वोल्टेज होगी, और अगर साउंड वेरी कर रहा है, उसकी वेव वेरी कर रही है, तो जो वोल्टेज होगी उसकी वेव भी वेरी करेगी। यानी उस वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कम ज्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, इसको मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। मशीनों के जरिए या किसी प्रोसेस के जरिए हम इस टाइम को मेजर करते हैं। चले मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे बना के आपको दिखा देता हूं। ये समझ लो हमारी साउंड वेव की वजह से जो ये एम्पलीट्यूड पैदा हुआ है, मैं उसकी जस्ट एक बड़ी सी वेव बनाकर समझाने के खातिर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां से ये इसका एम्पलीट्यूड की लेवल है जो कि हाईएस्ट है, और ये इसके एम्पलीट्यूड की लेवल है जो कि मिनिमम है। अब हम क्या करते हैं,
यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम गुजरा है। चले मैं टाइम को भी हाईलाइट कर देता हूं। फर्ज करो जब ये एक से लेकर जितने भी सेकंड हो सकते हैं, नैनो सेकंड वॉटेवर जो भी टाइम हो, फर्ज करो ये 2 सेकंड हुए। क्लियर। अब इन 2 सेकंड्स के दरमियान हमें ये तो पता है कि यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम था, यहां पर वोल्टेज 0 था, यहां पर वोल्टेज माइनस में हो गया था, मिनिमम हो गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, इन 2 सेकंड्स को भी मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। यानी हम इस सारे के सारे जितना भी ये साइनोसाइडल वेव बनी है या जो एम्पलीट्यूड्स हमारे पास, एम्पलीट्यूड जो वेरी कर रहा है ना, उसको अलग अलग टाइम पर नोट करेंगे। यानी ऐसे समझ लो जी 0.1 सेकंड पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना था, 0.2 सेकंड पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना था, 0.3 सेकंड पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना था। ये सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स की जो वैल्यूज है ना, ये हम मेजर कर लेंगे। ये हमने क्या ले लिए, सैंपल्स ले लिए। अलग अलग टाइम्स पर, डिफरेंट टाइम्स पर हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट की। यानी कैलकुलेट किया हमने किसको, एम्पलीट्यूड को। किसके एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया, ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया। किसकी वोल्टेज, ऑफ एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल की वजह से वोल्टेज पैदा हुई थी ना, उस वोल्टेज को कैलकुलेट किया 8 डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। 8 डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, अलग अलग टाइम्स पर हमने उसको कैलकुलेट किया। ये जो अलग अलग टाइम पर हमने इसको कैलकुलेट किया है ना, तो हमें अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू मिली है। इसमें से हर एक वैल्यू को हम एक सैंपल कहेंगे। हर एक वैल्यू को क्या कहा जाएगा, एक सैंपल कहा जाएगा। ये एक सैंपल हो गया, ये हमारा दूसरा सैंपल हो गया। ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर होता है, ये वाला प्रोसीजर कहलाता है सैंपलिंग। मैं वापस आता हूं इसकी तरफ। देखें अब जरा डेफिनेशन को दोबारा पढ़े। सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड वोल्टेज ऑफ एन एनालॉग सिग्नल एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। अलग अलग टाइम से हमने कैलकुलेट कर लिया एम्पलीट्यूड को, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को। अब सैंपल रेट क्या होता है, सैंपल्स तो हमने कैलकुलेट कर दिए। अब सैंपल रेट या सैंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक सेकंड के अंदर अंदर जितने भी आपने सैंपल्स लिए हैं ना, वो सैंपल रेट कहलाएगा। जैसे मैं आपको पिछली तस्वीर में दोबारा दिखाऊं। फर्ज करो मैंने कहा था ये यहां से लेकर यहां तक 2 सेकंड्स का टाइम है, तो यहां तक जाहिर 1 सेकंड होगा। अब इस 1 सेकंड के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 सैंपल्स लिए हैं। 8 सैंपल समझ ले हमने लिए हैं। यानी 1 सेकंड के टाइम को हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया और हर एक हिस्से पर हमने अलग अलग जो है ना एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेजर करके अपने पास नोट कर ली है। ये हमारे सैंपल्स हैं। और क्योंकि 1 सेकंड में हमने 8 सैंपल्स लिए हैं, तो 1 सेकंड में जितने सैंपल्स हम लेंगे ना, वो कहलाएगी आपकी सैंपलिंग रेट या सैंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सैंपलिंग रेट या सैंपल फ्रीक्वेंसी को हम fs से शो करेंगे। सिंपल सी बात है, f का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, s का मतलब सैंपलिंग होगा। अच्छा आगे देखें, जाहिर फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या होगा जी, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज में। सैंपल पीरियड क्या होता है, सैंपल पीरियड का मतलब होता है एक सैंपल से लेकर दूसरे सैंपल तक। ये देखें हमने ये एक सैंपल लिया था, ये दूसरा हमने सैंपल यहां पर लिया था। अब इस सैंपल से लेकर इस सैंपल तक, ये पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है। इस सैंपल्स के बीच में जितना टाइम होगा वो हमारे पास सैंपल पीरियड कहलाएगा।
मसलन ऐसे समझ लो, मैंने ये पहला सैंपल हमने लिया था 0.1 सेकंड पर, दूसरा सैंपल हमने लिया था 0.2 सेकंड्स पर, तो हमारे पास जो सैंपल पीरियड आएगा ना वो 0.2 माइनस 0.1 सेकंड आएगा। तो सैंपल रेट भी, सैंपल पीरियड भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो सैंपल्स के बीच में जो हम लेते हैं टाइम इंटरवल। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सैंपलिंग क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिजिटल सिग्नल बने उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सैंपल्स को बढ़ाना पड़ेगा, या यूं समझ लें कि आपको सैंपल रेट हाई रखना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक एनालॉग सिग्नल है और इसके हमने अलग अलग सैंपल्स बना लिए। ये एनालॉग सिग्नल है, सेम सिग्नल है, इसके हमने सैंपल्स बनाए, ये भी एनालॉग सिग्नल है, सेम है, ठीक है, और इसके भी हमने सैंपल बनाए, लेकिन इसमें बहुत सारे सैंपल्स लिए हैं उतने ही टाइम में, क्योंकि ये पूरा टाइम यहां से लेकर यहां तक 1-2 जितने भी सेकंड होगा, इसमें देख लें हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए ना, और बहुत सारे सैंपल लेने की वजह से हम कहेंगे हायर सैंपलिंग रेट है इसका। और जब ये हायर सैंपलिंग रेट है ना, तो इस सिग्नल से, एनालॉग सिग्नल से जो डिजिटल सिग्नल बनेगा ना, उसकी क्वालिटी जो है वो इससे बेहतर होगी, यानी ये बेटर क्वालिटी में होगा, और इसके मुताबिक ये जो है जरा इसमें क्वालिटी का लॉस होगा, लॉस ऑफ क्वालिटी होगा इसमें, यानी ये उतना बेटर नहीं होगा जितना के ये वाला होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप HD लेते हैं, उसमें भी क्वालिटीज है, 1080 है, 720 है, या 480 के ये जो हम लेते हैं, ये असल में यूं समझ लें एक तरह की रेजोल्यूशन होती है, लेकिन आप इसको एनालॉगी के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारी सैंपलिंग किस तरह से काम करती है। अच्छा आगे देखें, उसके बाद है हमारे पास नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट क्या है? इट्स अ वैल्यू इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन फंक्शन और द सिग्नल। देखें, मैंने कहा ये एक एनालॉग सिग्नल है, ये उसकी वेव है, ये उसकी वेव है। अब जाहिर है ये अगर इसकी वेव है तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इस वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो जाहिर है, मिसाल के तौर पर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज है, तो हमें यहां पर कम से कम 20 सैंपल्स बनाने पड़ेंगे। यानी जो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से जो रेट ऑफ सैंपलिंग है ना वो डबल होना चाहिए। रेट ऑफ सैंपलिंग को हम FN से शो करते हैं, और ये डबल होना चाहिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपके एनालॉग सिग्नल की। यानी इस एनालॉग सिग्नल की हो सकता हो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो, कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 10 है, ठीक है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? फर्ज करो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है। हालांकि 10 साउंड की नहीं होगी, क्योंकि साउंड की कम से कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन हम किसी और एनालॉग सिग्नल को समझ लें, ये तस्वर कर रहे हैं। तो अगर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है ना, तो आपके पास रेट ऑफ सैंपलिंग जो होगा वो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल होना चाहिए। अगर इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल नहीं होगा तो जो आपका डिजिटल सिग्नल बनेगा ना वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट रेट, कुछ ऐसे नाइक्विस्ट रेट भी कहते हैं, जैसे आपको इजीली समझ लें। यानी ये क्या है? इट इज वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ भी कहेंगे ऑफ गिवन फंक्शन और द सिग्नल। यहाँ गिवन फंक्शन से मुराद उस एनालॉग सिग्नल का फंक्शन होगा, उस एनालॉग
सिग्नल का ग्राफ होगा। आई होप बात समझ में आ गई। इसको हम इस फार्मूले से शो करेंगे। असल नीक्विस्ट थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी एग्जैक्टली वही बात बताता है। आप यहां पर देख लें, कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं इस थ्योरम के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिग्नल को एक्यूरेटली कैप्चर किया जाए, यानी जो आपका एनालॉग सिग्नल है वो बेहतरीन तरीके से एक्यूरेटली डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एनालॉग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इस एनालॉग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, और वो इसका जो सैंपलिंग रेट आप रखेंगे, मतलब जितने एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में जितने उसके सैंपल लेंगे, जिसको हम सैंपलिंग रेट कहेंगे, वो सैंपलिंग रेट इस फ्रीक्वेंसी के डबल के बराबर होना चाहिए। यानी एफएस या तो बराबर हो या छोटा होना चाहिए 2FM से। आई होप बात समझ आ गई होगी कि आपका यहाँ FM मैंने गलती से लिख दिया, ये FN होगा शायद। सॉरी, ये सही था, असल में ये M को मैंने मैक्स करना था, मैक्स नहीं किया, चले ये सही कर लेते हैं। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी यानी रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आप इसको, रेट ऑफ सैंपलिंग बोलते हैं इसको। ये जो रेट ऑफ सैंपलिंग है वो बड़ा होना चाहिए या डबल होना चाहिए आपका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एनालॉग सिग्नल की। ये एक एनालॉगी है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें देखें हमारे पास कुछ सैंपलिंग रेट्स हैं। अच्छा देखिए, जैसे जैसे सैंपलिंग रेट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उनकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती है। जैसे एक सीडी है, आम सीडी, उसका जो सैंपलिंग रेट है ना वो है 44,100 हर्ट्ज, यानी वो एक सेकंड में 44,100 सैंपल्स बनाती है। जो आपका साउंड होता है या जो भी सिग्नल हो उसके इतने सैंपल्स लेती है। अच्छा, जो हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, इसका जो सैंपलिंग रेट होता है ना वो होता है 8 किलो हर्ट्ज, यानी कि 8000 हर्ट्ज के बराबर। आप इनमें बहुत वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। जो फोन पर आवाज की क्वालिटी होती है वो, और जो आपके पास सीडी के अंदर आवाज की क्वालिटी होती है वो, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। वो वाज़ेह फर्क किस वजह से होता है? वो वाज़ेह फर्क इन दोनों के सैंपलिंग रेट की वजह से होता है। अच्छा, आप देखें एक सीडी जो है वो म्यूजिक, वो उसमें यूं समझ लें ये सीडी है जिसमें स्पीच थी, आवाज था। ये देखें इसका सैंपलिंग रेट 44.1 किलो हर्ट्ज की बात वही है, सिंपल। लेकिन एक डीवीडी देख लें, डीवीडी का जो सैंपल रेट है ना वो है 192 किलो हर्ट्ज, यानी 1,92,000 हर्ट्ज। तो अब डीवीडी की क्वालिटी जो है ना वो सीडी से, आप उसकी वीडियो क्वालिटी देखें, उसकी आवाज की क्वालिटी देखें, आपको उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा या बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। वो फर्क जो होगा वो इसी वजह से होगा, इसके सैंपलिंग रेट की वजह से होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने अब सैंपल्स ले लिए। ये यहाँ पर ये जस्ट मैंने यही पॉइंट जो आपको समझाया है कि जितने हायर सैंपल रेट्स होंगे क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना लोअर सैंपल रेट होगा क्वालिटी उतनी लेस होगी। अच्छा जी, आगे देखें आप। अब हमारे पास दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? अब क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसे समझ लो कि
हमारे पास सैंपल्स आ गए, जैसे पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल। अब इसमें कुछ वैल्यूज होंगी, ये 0.3 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.6 हो गया। इन वैल्यूज को किसी न किसी स्पेसिफिक नंबर के बराबर कर देते हैं, किसी न किसी यूनिक नंबर के या स्पेसिफिक नंबर के बराबर कर देते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू के बराबर कर देते हैं। ये जो इसको डिस्क्रीट वैल्यू के बराबर करते हैं ना, ये कहलाती है क्वांटाइजेशन, यानी राउंड ऑफ करना हर एक सैंपल को किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के साथ। क्वांटाइजेशन को लफ्जी मतलब इस तरह से समझ लें कि जो आपके सैंपल्स के अंदर वैल्यूज आई, सैंपलिंग देखी ना हमने, अलग अलग सैंपल्स लिए ऊपर, जो इस तरह से अलग अलग टाइम्स पर हमने वोल्टेज की वैल्यूज ली। ये वोल्टेज की जो अलग अलग वैल्यूज ली, ये हमारे सैंपल्स थे। लेकिन इन सैंपल्स की वैल्यू तो डिफरेंट आई, कोई कहां पर आई, कोई कहां पर आई, कोई कितनी आई। लेकिन हमने क्या करना है, उन सारी वैल्यूज को एक खास लेवल के साथ फिक्स कर देना। ये जो सारी वैल्यूज को हम एक लेवल के साथ फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद उसको हम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो सैंपल वैल्यूज है उनको फिक्स करते हैं किसी लेवल के साथ, और लेवल के साथ फिक्स करने के बाद उस नई वैल्यू को, ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी, ये हमारी न्यू वैल्यू आ गई, वो जो नई वैल्यू है ना, उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, ये हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाती है, इसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। देखें जरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़े, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। क्वांटाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, हमारे पास जो सैंपल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यू है, यानी वोल्टेज की जो वैल्यू सैंपलिंग के दौरान हमारे पास आई है, उसको मैप करते हैं, यानी फिक्स करते हैं सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। एक वैल्यू नहीं है, ये एक सेट होता है। उस सेट को हम लेवल्स कहते हैं। वो लेवल्स क्या है, वो आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी। जो हमारे पास वोल्टेज वैल्यूज के अलग अलग सैंपल्स है, उनको हम एक सेट ऑफ लेवल्स, फिक्स्ड वैल्यूज का एक सेट है, डिस्क्रीट वैल्यूज का एक सेट है, उसके साथ उसको बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी नंबर्स में। उन बाइनरी नंबर्स को बिट कहते हैं, बिट्स। ये वाला जो प्रोसेस है, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब देखें, यहां पर सवाल है कि क्वांटाइजेशन जो है ना, क्यों जरूरी है। अब देखें, क्वांटाइजेशन सबसे पहला पॉइंट तो देखें, जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या है, वो देखें, वो कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूस है, जो चीज कंटिन्यूअस है, तो उसकी वैल्यूज तो लातादाद होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। पानी बहता हुआ आ रहा है ना, तो अगर मैं उसके एक एक पॉइंट को गिनना शुरू कर दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली बहता चला जा रहा है। टाइम है, टाइम भी कंटिन्यूअसली गुजरता चला जा रहा है, उसमें तो कोई लिमिट तो है नहीं कि बीच में रुकता है तो मैं कहूं अभी 2 सेकंड हुए, फिर 4 होंगे, फिर 10 होंगे, ऐसे तो नहीं है ना। वो 2, फिर सवा, इस तरह से 2.1, 2.3, इससे भी कम वैल्यूज में बहता चला जाता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, जबकि जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर, फोन में जो यूज करेंगे, वो डिजिटल सिग्नल्स आएंगे, वो इनफाइनाइट एनालॉग वैल्यूज को प्रोसेस नहीं कर सकते। इतनी लातादाद वैल्यूज हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। आपका कंप्यूटर या आपका फोन उन लातादाद वैल्यूज को कैसे जो है ना वो टैकल करेगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं। फिर क्या करेंगे,
फिर आती है क्वांटाइजेशन। हमने क्या करना है, इन लातादाद वैल्यू में से कुछ सैंपल्स लेना है, यानी कुछ वैल्यूज लेनी है अलग अलग टाइम्स पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो सैंपल्स लेने के बाद हमने इनको एक फिक्स्ड लेवल के साथ मैच कर देना है, फिक्स कर देना है, और उनको बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर मतलब 1 0 0 1 1 0 0 इस तरह के नंबर्स में हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। अब इनको कंप्यूटर के लिए या डिजिटल सिस्टम के लिए समझना आसान होगा, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं, 1 और 0। वो उन्हें हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फोन ही नहीं 1 और 0 के बेस पर काम करते हैं। आपने वो कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें आपको यकीनन ये पॉइंट क्लियर होगा कि ये इन्हीं दोनों के बेस पर जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन क्या करती है, ये पॉसिबल बनाती है कि जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम उन्हें स्टोर कर सकें, हम उन्हें ट्रांसफर कर सकें। इसमें हम क्या कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। जो एनालॉग के सैंपल्स होंगे, एनालॉग के सिग्नल नहीं, जो एनालॉग के सैंपल होंगे उन्हें हम राउंड करते हैं। चलें जरा, अब ये देखिए लेवल्स कैसे बनाते हैं। मैंने यहां पर कुछ बात की कि हम जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे उनको हम एक जो सैंपल वैल्यूज आएंगी एनालॉग सिग्नल की, उनको एक फिक्स्ड लेवल के साथ क्या करते हैं, मखसूस कर देते हैं, उनको फिक्स लेवल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो लेवल्स कैसे बनाई जाती हैं, वो लेवल्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, वो लेवल डिपेंड करती है जो आपका एडीसी है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। देखें, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, कितनी लेवल्स बनेगी, वो डिपेंड करेगा बिट्स ऑफ एडीसी। अच्छा, ये बिट्स ऑफ एडीसी क्या है, एडीसी असल में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। मैं पूरा नाम लिख दूं, एडीसी का मतलब, ये जो एडीसी है ना, ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यूज हम बिट्स में लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, उनकी वैल्यू होती है 3 बिट्स, कुछ होते हैं उनकी डिजिटल 8 बिट्स वैल्यू होती है, किसकी 12 बिट वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है उस डिवाइस पर। यानी हम इसको इस तरह से, इस फार्मूले से कहते हैं एन बिट एडी कन्वर्टर। यहाँ एन की जगह पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 3 8 12 16 व्हाटएवर। एन बिट एडी कन्वर्टर मतलब मिसाल में अगर कह दूं 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये कितनी लेवल्स बनाएगा, ये हम एक फार्मूले से तय करते हैं, जो कि फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n, यहाँ n का मतलब उस डिवाइस के बिट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा इस डिवाइस के बिट्स जो हैं 3 है, तो ये लेवल बनाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 यानी 8 लेवल्स बनाएगा। यानी जितनी भी मिनिमम रेंज होगी और जो, यानी जितनी भी जितनी भी हमारे पास मिनिमम बिट्स होंगी, मिसाल के तौर पर ये 3 है ना, 2 पावर 3 कर दो, तो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर 8 लेवल्स होंगे। अब जाहिर है कोई भी सिग्नल होगा उसकी एक मिनिमम रेंज होगी, एक मैक्सिमम रेंज होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, हमारे पास डिवाइस कौन सी है, डिवाइस है 3 बिट। मैं इधर लिख देता हूँ 3 बिट एडी कन्वर्टर। अच्छा, इस से हम जो है ना, हमारे पास एक समझ लो डिजिटल थर्मामीटर है, वो मेजर कर रहा है, ये वाला 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके मेजर करने की कैपेसिटी है। मतलब ये जो थर्मामीटर है
इस थर्मामीटर की मिनिमम कैपेसिटी 0 डिग्री है, हम डिजिटल थर्मामीटर बनाना चाहते हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 40 है। लेकिन हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, यानी वो एनालॉग सिग्नल के तौर पर काम करेगा। हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं जो है वो डिजिटल थर्मामीटर में, डिजिटल थर्मामीटर से उसे मेजर करना चाहते हैं ना। डिजिटल थर्मामीटर क्या है, अब उसे चाहिए डिजिटल सिग्नल। अब अगर उसे हम डिजिटल सिग्नल देंगे ना, यानी जो एनालॉग सिग्नल होंगे उसे डिजिटल सिग्नल, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी। वो डिवाइस है हमारे पास 3 बिट एडी कन्वर्टर। अब 3 बिट एडी कन्वर्टर है, अब उससे हम क्या करेंगे, ये जो मिनिमम लेवल और जो मैक्सिमम लेवल है ना, इसको इसकी लेवल्स के साथ डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम, मैं इधर मैं दोबारा इसको सेट कर लेके लिख देता हूँ। ये हमारे पास वी मैक्स है वैल्यू और ये वी मिन है। अच्छा, इसे हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास लेवल आएंगे, तो हमें इंटरवेल मिल जाएगा। इंटरवेल का मतलब उन लेवल्स के दरमियान गैप कितना होगा। चलें इसी एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंटरवेल कैलकुलेट करना है, उस इंटरवेल को हम क्यू से नाम दे रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम लेवल कितनी है जी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम लेवल कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और लेवल्स कितनी है टोटल, देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दी थी 8 लेवल्स। मैं यहाँ सीधा सा 8 लेवल लिख लेता हूँ। अगर मैं इसे हल करूँ तो ये आंसर कितना आता है, ये आता है 40 डिवाइडेड बाय 8, 5। यानी जो 8 लेवल्स मेरे पास बनेगी ना, 8 लेवल, हर एक लेवल की जो वैल्यू होगी ना वो 5 होगी। चले चेक करते हैं हर एक लेवल की वैल्यू किस तरह से 5 होगी। देखें ये लेवल 0 से शुरू होती है, ये लेवल 0 से शुरू होती है, मैंने 1 से लिख दिया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखें यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी लेवल 1 की। आप देखें इनमें गैप देखो, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना 5 वही है। ये 0 से लेकर 5 तक, ये 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक और 15 से लेकर 20 तक। अब यहाँ पर ये हमारे पास 8 लेवल्स हो गए। आपके पास जो भी एनालॉग सैंपल की वैल्यू आएगी ना, एनालॉग सैंपल की वैल्यू आएगी, उस एनालॉग सैंपल की वैल्यू में से इस लेवल्स के अंदर से किसी न किसी के अंदर फिट करेंगे, ये क्वांटाइजेशन होगी। अच्छा, कैसे क्वांटाइजेशन कैसे होगी भाई, अब देखें। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी भी टाइम पर, फर्ज करो वट एवर द टाइम भी, किसी भी टाइम पर आपने टेम्परेचर नोट किया आम थर्मामीटर से। कौन से थर्मामीटर से, एनालॉग थर्मामीटर से। अब एनालॉग थर्मामीटर में यूं समझ लो आपके पास एनालॉग थर्मामीटर ने टेम्परेचर शो किया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड आप सबसे पहले नोट करोगे कि इनमें से कौन सी लेवल में आएगा। आप नोट करो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड लेवल नंबर 3 में आएगा। यानी पहले तो आप सिलेक्ट करोगे लेवल, ये लेवल नंबर 3 में आ गया। अच्छा, लेवल नंबर 3 में आने के बाद दूसरा पॉइंट ये कि अब मुझे ये बताएं, इसको हम राउंड ऑफ करें। लेवल नंबर 3 में तो 2 वैल्यूज हैं, एक 15 है और एक 20 है। अब इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ, तो ये किसके करीब होगा, ये 15 के करीब होगा या 20 के करीब होगा। आप नोट करें 18 तो 20 के करीब होगा, तो ये एक्चुअली इसको 20 के करीब करेगा। या फिर आप इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, यानी 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 35 अपॉन 2, ये आ जाएगा 17.5। आपका जो डिजिटल थर्मामीटर है ना वो आपको 18 शो नहीं करेगा, आपका जो डिजिटल थर्मामीटर है वो आपको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। ये एक
सेट वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, ये एक लेवल की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल है, कंप्यूटर में जो ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, वो बाइनरी में क्या कन्वर्ट होगा, 17.5 या कुछ और? 17.5 कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो लेवल है ना, लेवल जिस लेवल के अंदर ये लाए करता है, मिसाल के तौर पर ये लेवल नंबर 3 के अंदर लाए करता है ना, तो ये लेवल नंबर 3 जो है ना, ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गई, यानी यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम लग जाएगा और 1 बच जाएगा, तो लेवल नंबर 3 बराबर हो जाएगी 11, यानी 1 1 के। तो जो डिजिटल थर्मामीटर है ना, वो इस टेम्परेचर को, जो कि एनालॉग टेम्परेचर था, उसका